व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे इंसान के संघर्ष की है जिसे अपनी जिंदगी में किसी भी तरह की कोई भी कठिनाइयों का सामना नहीं करा, लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी ने करवट ले ली और फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। फू नाम का आदमी, जो कि एक कंपनी का सीईओ है, वो एक छोटे से प्लेन में अंटार्कटिका की ओर जा रहा है, जहाँ पर उसका मानना है कि वो एक वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए जगह बनाएगा और ऐसा करने वाली उसकी कंपनी पहली होगी जिससे उसे खूब मुनाफा होगा। इसके बाद हम उसके सामने दो लड़कियों को देखते हैं, नताशा जो कि एक मॉडल है और जिंग जो कि एक साइंस फोटोग्राफर है। इसके अलावा बस एक पायलट है। दरअसल ये प्लेन काफी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ जा रहा है, क्योंकि जिस जगह पर ये लोग जा रहे हैं वहां पर बहुत ही कम लोग आते जाते हैं। खैर, यहाँ पर फू जिंग के सामने अपने बारे में बहुत सी बातें बताता है, जैसे कि वो कितना अमीर है, वो कहाँ पर जा रहा है, फलाना फलाना। लेकिन वहीं जिंग एकदम उसके विपरीत होती है। वो एकदम शांत स्वभाव की थी, इसलिए चुपचाप बस अपनी किताबों को पढ़ रही होती है। लेकिन इन तीनों को ये नहीं पता कि कुछ ही देर बाद इनके लिए एक ऐसा समय आने वाला है जो इन्होंने बस पिक्चरों में ही देखा होगा। जी हाँ, कुछ ही देर बाद जिसे ये अंटार्कटिका के पहाड़ों के करीब पहुंचना शुरू करते हैं, इनके प्लेन से तेज हवाएं टकराने शुरू कर देती है, जिसकी वजह से प्लेन हिलने लगता है और एक समय पर तो वो एक पहाड़ से टकराने वाला होता है। लेकिन सही समय पर पायलट ने उसे ऊपर ले लिया था, लेकिन तभी उसका सामना एक बड़े तूफान से होता है, जिसमें प्लेन गायब सा ही हो जाता है और इसी चक्कर में पायलट को कुछ दिखाई नहीं देता। वो जाकर टकराता है एक ऊंचे पहाड़ से, जिसमें सबसे पहले पायलट की मौत होती है। वो सीट समेत प्लेन से नीचे गिर जाता है, लेकिन पीछे बैठे तीन लोग अभी जिंदा थे और कुछ ही देर बाद इनका प्लेन अब नीचे आना शुरू हो जाता है। अंटार्कटिका के पहाड़ों के बीच में जाकर क्रैश हो जाता है। चारों ओर बस बर्फ और अंधेरे के अलावा कुछ नहीं था। सभी की आंखें बंद थी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन जिंदा है या फिर कौन मर चुका है। पर यहाँ पर सबसे पहले फू की आंख खुलती है। वो फौरन बाहर जाता है और चारों ओर देखता है, तो उसे समझ आता है कि ये लोग जिस जगह पर क्रैश हुए हैं वो असल में बर्फ से ढका अंटार्कटिका है और यहाँ से बस वही प्लेन और शिप गुजरते हैं जिन्हें बहुत ही ज्यादा जरूरी काम हो, इसलिए इन्हें खुद ही कुछ करना होगा। खैर, पहले तो ये बस क्रैश हुए प्लेन के अंदर जाते हैं ताकि अपने साथियों को बचा सके। वहां से नताशा बुरी हालत में दिखती है, उसके मुंह से खून आ रहा था, पर सीट बेल्ट की वजह से कहीं इधर उधर वो गिर नहीं पाई। वो फौरन उसे बाहर लेकर आता है, जिसके बाद वो फिर जाकर जिंग को देखता है। वो भी होश में थी, लेकिन उसका पैर प्लेन के डोर के नीचे फंसा हुआ था। जब वो उसे उठाने की कोशिश करता है तो प्लेन डिसबैलेंस होना शुरू हो जाता है और बर्फ के नीचे धंसने लगता है, जिससे फू बहुत डर जाता है और वहां से भागना शुरू कर देता है। लेकिन जब वो जिंग की चीखने की आवाज सुनता है, उसे उस पर बहुत ही दया आती। वो फिर से अंदर जाता है और फौरन उसे जैसे तैसे करके बाहर निकाल ही लेता है। लेकिन जिस समय वो बाहर आते हैं उसी समय वो प्लेन नीचे बर्फ में समा जाता है और यहाँ वो प्लेन के रेडियो को किसी से भी संपर्क नहीं कर सकते थे कि वो तरकीब भी अब पानी में समा चुकी है। इन्हें अब कुछ सोचना होगा, पर यहाँ दोनों की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। अब यहाँ पर जिंग और फू देखते हैं कि नताशा कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो वो लोग घबरा जाते हैं और उसे बार बार आवाज लगाते हैं। पर कुछ देर बाद इन्हें पता चल जाता है कि वो अब मर चुकी है। शायद उसको कोई अंदरूनी चोट लगी हो, लेकिन यहाँ जिंग कहती है कि हम इसे यहाँ पर अकेले छोड़ नहीं सकते, इसलिए फू एक स्ट्रेचर बनाता है प्लेन के टूटे हुए हिस्से से और फिर दोनों को खींचकर वहां से आगे बढ़ना शुरू करता है। अब यहाँ जिंग भी चलने की हालत में नहीं थी और इसीलिए उसे खुद को सेफ जगह पर ले जाना होगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता, क्योंकि कुछ ही दूरी पर इनका सामना हो जाता है एक एवलांच से जो कि इनकी ओर आ रहा था, जिसको देखकर जिंग कहती है कि फौरन एक गड्ढा खोदो, हमें उसके अंदर जाना होगा। तो फू काम में लग जाता है और एवलांच के आते ही दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। कुछ इस तरह से वो उस एवलांच से बच पाते हैं, लेकिन उन्होंने नताशा की लाश को ऊपर ही छोड़ दिया था, जिसे कुछ गिद्ध आकर खाने लगते हैं। अब जब वो बाहर आते हैं तो फू कहता है कि हमें इसको यहीं पर दफन करना होगा, क्योंकि मैं इतने भारी बोझ को लेकर आगे नहीं जा सकता हूँ। जिंग भी हामी भरती है, जिसके बाद दोनों उसे वहीं दफन कर देते हैं। ये सब जिंग के लिए काफी इमोशनल होता है, क्योंकि वो नताशा को बरसों से जानती थी। उसके कहने पर ही वो यहाँ पर आई थी, लेकिन अब उसे अकेले ही आगे बढ़ना होगा अगर खुद की जान बचानी है। लेकिन यहाँ पर वो चल नहीं सकती और इसीलिए फू एक अच्छे इंसान होने का कर्तव्य निभाता है और उसे अपने पीछे बैठाकर आगे चलता रहता है। लेकिन इसी बीच ये लोग बहुत बार गिरते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत बर्फ थी जहाँ पर चल पाना आसान नहीं था। और जब एक बारी वो लोग एक पहाड़ी के नीचे उतर रहे होते हैं तो उसी बीच फू का पैर फिसल जाता है और जिंग गिर जाती है। उसका पैर जाकर एक पत्थर से टकरा जाता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। कई घंटों के बाद जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक सेफ हाउस में पाती है, जो किसी पुराने कॉटेज की तरह लग रहा था। ये देखकर वो बहुत खुश होती है और फू को आवाज लगाती है, जो कि सो रहा था। वो उसे थैंक यू कहती है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी, लेकिन वो उसे एक आखिरी रिक्वेस्ट करती है, जो ये थी कि उसे कैसे भी करके उसके पैर की हड्डी को सीधा करना होगा, वरना ऐसे में इन्फेक्शन की वजह से वो मर भी सकती है। लेकिन फू कहता है कि इसमें बहुत दर्द होगा, तुम्हें और मुझे ये करना भी नहीं आता।
लेकिन जिंग उसकी नहीं सुनती और करने को बोलती है और फू बड़ी ही मुश्किल से उस काम को पूरा करता है जिसमें जिंग को बहुत दर्द होता है और वो बेहोश हो जाती है। लेकिन वो उसके पैर को सीधा कर देता है, लेकिन अभी भी वो प्रॉपर तरीके से सीधा नहीं हुआ था, इसलिए उसे कुछ दिन बेड पर रहना होगा। अब यहाँ पर फू कहता है कि मैं आसपास देख कर आता हूँ, क्या पता हमें कुछ काम का सामान मिल जाए। वो बाहर जाता है उसी टोपी को लगाकर जो नताशा की थी, क्योंकि वो उसकी आखिरी निशानी को अपने पास रखना चाहता था। अब वो कॉटेज के पीछे जाता है तो उसे वहां पर लकीली एक जनरेटर मिल जाता है जो बहुत ही मुश्किल से लेकिन जैसे तैसे करके स्टार्ट हो जाता है और उसकी वजह से कॉटेज में लगा हीटर ऑन हो जाता है। तो ये देखकर जिंग बहुत ही अच्छा फील करती है। अब इसके बाद वो कुछ और चीजें ढूंढता है तो वहां पर उसे कुछ खाने पीने का सामान भी मिल जाता जिस पर चाइनीज लैंग्वेज में चीज लिखा हुआ था, जिसे जिंग देखकर समझ जाती है क्योंकि ये कॉटेज असल में चाइनीज रिसर्चर्स ने बनाया था, यानी कि यही आसपास ही चाइनीज अरोरा स्टेशन है जो अंटार्कटिका का एक मात्र रिसर्चिंग इंस्टीट्यूट है। और ये सुनकर फू बहुत खुश होता है और उससे पूछता है कि हम लोग वहां तक पहुंच सकते हैं। तो जिंग बताती है कि ये इतना आसान नहीं है क्योंकि हमारे पास पहले तो खाना लिमिटेड है, क्योंकि कुछ दिन बस चलेगा, उसके बाद जनरेटर में बस 200 लीटर का ही फ्यूल है जो कि अप्रॉक्स 75 दिन चल सकेगा, लेकिन हमें बस उसे एक दिन में 4 घंटे ही यूज करना होगा। इसलिए हमारे पास जो भी कुछ है यही बस 75 दिन है। अभी तो समर चल रहा है, इसलिए कुछ दिन बाद विंटर आ जाएगा और हमें परेशानी और ज्यादा होगी क्योंकि ठंड को झेल पाना बहुत ही मुश्किल होगा। ये सब बातें सुनकर फू तैयार था इस चैलेंज को लेने के लिए, क्योंकि अभी उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं है। वो कहता है कि ठीक है, मैं हर रोज जाऊंगा बाहर अलग अलग डायरेक्शन में उस स्टेशन को ढूंढने के लिए, पर उसके लिए उन्हें एक प्रॉपर प्लान बनाना होगा जो जिंग अगले दिन बनाती है और उसे समझाती है कि हमें बस 3 ही डायरेक्शन में जाना होगा जिसमें नॉर्थ नहीं है। लेकिन वो नहीं सुनता और फिर निकल जाता है। वो बस चलता ही रहता है और उसे बस दूर दूर तक बर्फ के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता और ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं लेकिन कुछ हाथ नहीं आता और इसीलिए अब वो जिंग की बताई हुई डायरेक्शन की ओर जाता है। वहां भी उसे कुछ हाथ नहीं आता, लेकिन जब भी वो लौट कर आता था तो वो जिंग को एक झूठी उम्मीद देता था कि उसने वहां पर कुछ देखा है, शायद कल उसे वहां कुछ मिल जाए ताकि वो उम्मीद ना हारे। अब एक दिन जब वो अंटार्कटिका के साउथ पोल के पास होता है तो वहां सामना उसका एक आइसबर्ग से हो जाता है जो कि बस टूटने ही वाला था, लेकिन वो सही सलामत बच जाता है। अब ऐसे ही करते करते 14 दिन बीत जाते हैं। इनके हाथ सिर्फ निराशा ही आ रही थी और खाना धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। तब एक दिन जिंग उसे कहती है कि तुम्हें अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा, तुम्हें दिन में 4 किलोमीटर की रफ्तार से चलना होगा, तभी तुम हर रोज थोड़ी और दूरी को तय कर पाओगे। वो मान जाता है और फिर अगले दिन जिंग खाना खिलाकर निकल जाता है। उसके पास खाने की भी कमी हो गई है, इसलिए वो अपने बनाए हुए एक टूल से मछली पकड़ने की कोशिश करता है जो कि पकड़ में भी आ जाती है, लेकिन वहां उसका सामना एक मुसीबत से हो जाता है जो कि बहुत ही बड़ी होने वाली है। जब वो वापस लौट रहा होता है तभी उसी समय उसका पैर एक बर्फ पर पड़ता है जिसकी वजह से वहां की सतह खिसक जाती है और वो नीचे जाकर एक बड़ी सी खाई में गिरता है और उसे पूरे 13 घंटों बाद होश आता है। जब वो अपने चारों ओर देखता है तो वो उम्मीद को खो देता है क्योंकि यहाँ से बाहर निकल पाना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि ये गुफा चारों ओर से बंद है और वो वहीं लेट जाता है क्योंकि कुछ फायदा नहीं है। ऐसे ही उसी जगह पर 2 दिन का समय बीत जाता है। उधर जिंग उसके आने के इंतजार में भूखी पेट लेटी रहती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि असल में वो क्यों नहीं आया। बहुत देर होने के बाद वो खुद ही उठती है और जनरेटर को शुरू करने के लिए चली जाती है क्योंकि बाहर बहुत तेज तूफान आ रहा था। वो रेंगते हुए वहां तक जाती है। अब उसे बहुत ठंड लग रही थी, लेकिन जनरेटर को शुरू करना इतना आसान नहीं था। वो बहुत कोशिश करती है लेकिन हो नहीं पाता। उधर जब 2 दिन बीत जाते हैं तो फू को ख्याल आता है कि वो अगर मरा तो अकेले नहीं बल्कि उसकी वजह से एक और जान चली जाएगी और वो जिंग की होगी। इसलिए वो फिर से उठ खड़ा होता है और चारों ओर देखता है। एक जगह पर उसे एक छोटी सी दरार दिखाई देती है जिसके सहारे से वो ऊपर चढ़ना शुरू करता है, शायद वो उसके ऊपर तक पहुंचा दे। उधर दूसरी ओर हम जिंग को देखते हैं जो अब हिम्मत हार चुकी थी क्योंकि जनरेटर शुरू हो ही नहीं रहा था। उसे अब शायद ये भी यकीन हो गया था कि फू मर चुका है, इसीलिए वो वहां पड़ी एक नुकीली सी चीज से अपने हाथ की नस काट लेती है जिससे वो बेहोश हो जाती है और वहीं पड़ी रहती है। लेकिन दूसरी तरफ फू बर्फ से होते हुए अंधेरे में जिंदगी से लड़ रहा था और उसकी हिम्मत रंग लाती है। फू ने कर दिखाया था, वो बर्फ को चीरते हुए ऊपर आ जाता है और भागते हुए कॉटेज की ओर जाता है जहां उसे जिंग जनरेटर के पास पड़ी हुई मिलती है। वो चेक करता है तो उसकी सांसें चल रही थी और वो होश में थी, इसीलिए वो फौरन उसे उठाकर अंदर ले जाता है और उसको मरहम लगाता है। होश में आने पर वो उसे समझाता है कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है, अभी भी मैं मौत से लड़कर आ रहा हूँ और यहाँ तुमने पल भर में ही खुद को मारने का फैसला कर लिया, अब ऐसे कोई भी बड़ा कदम मत उठाना। जिंग कहीं ना कहीं अब फू को पसंद करने लगी थी क्योंकि वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था यहाँ से बाहर निकलने की, पर अफसोस उसके हाथ अभी कामयाबी लगी नहीं है। खैर अभी ने यहाँ पर रहते हुए पूरे 40 दिन से ऊपर हो चुके थे। अब ऐसे ही एक दिन जब फू फिर से उस स्टेशन को ढूंढने के लिए बाहर जाता है, अब ज्यादा ठंड होने की वजह से उसकी आंख की रोशनी काम करना बंद कर देती है। उसे सब कुछ ब्लर दिखाई देने लगता है।
इसलिए वो वापस लौटना शुरू कर देता है, लेकिन आते आते उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, यहाँ तक कि अपना कॉटेज भी। और इसी वजह से वो गिरना पड़ना शुरू हो जाता है और जोर जोर से जिंग को आवाज लगाता है। उसकी किस्मत अच्छी थी कि जिंग उसकी आवाज सुन लेती है और बाहर आकर उसे सही डायरेक्शन बताती है, जिसकी मदद से वो उसके पास पहुंच जाता है और उसे गले से लगा लेती है। वो उसे बताती है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर बर्फ की किरणें बिना किसी रिफ्लेक्शन के पड़ती हैं और ऐसे में इसे देखने में कोई भी आदमी अंधा हो सकता है। वो उसे एक कपड़े को बांधने को देती है, जिससे 3 दिन बाद वो सही हो जाता है। अब वो दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे और सही होने के बाद वो एक बार फिर बाहर जाता है उसी कपड़े को बांधकर, लेकिन इस बार वो किसी खाई में नहीं बल्कि समुद्र के ठंडे पानी में गिर जाता है, क्योंकि जहाँ पर ये खड़ा है वहाँ की सतह बहुत ही कमजोर होती है। वो बहुत कोशिश करता है ऊपर आने की, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी उसकी नजर कुछ पेंगुइन पर जाती है जो एक रास्ते से ऊपर आ रही थी और वो उनके पीछे जाता। धीरे धीरे तैरता हुआ ऊपर आ जाता है और उसका खून अब जमना शुरू हो गया था, क्योंकि उसका पूरा शरीर गीला हो गया था। ऊपर से यहाँ की हवा उसका खून जमा रही थी। वो जैसे तैसे चलता है, लेकिन उसके बाल दाढ़ी सब कुछ जम चुका था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं आ रही थी। वो चलता रहा और फाइनली कॉटेज तक पहुंच जाता है, पर जिंग उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत डर जाती है और फौरन उसके साथ सो जाती है ताकि उसको थोड़ी गर्मी मिल सके। अब अगले दिन फू की हालत थोड़ी सी बेहतर होती है, जिसके बाद वो फिर से निकल जाता है, लेकिन यहाँ वो देखता है कि उसके शूज, उसके जूते तो है ही नहीं। दरअसल वो उस दिन पानी में गुम हो गए थे, इसलिए वो नताशा की लाश के पास जाता है और उसके जूते को बाहर निकाल लेता है और उसे पहन लेता है। अब यहाँ वो फिर से आगे बढ़ता है और अब उन्हें 50 दिन के ऊपर हो गए थे, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आया था। उधर अब जिंग के पैर भी धीरे धीरे ठीक होने लगे थे। फू से रोज थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करवाता है ताकि वो जल्दी चलना शुरू कर दे। पर एक दिन उनके दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। उन्हें लगता है कि शायद ये पोलर बियर हो सकता है, इसीलिए वो डर जाते हैं। लेकिन जब वो गेट खोलते हैं तो वहां पर उन्हें एक पेंगुइन मिलती है जो उनके कॉटेज के अंदर आने लगती है। फू उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जिंग ऐसा करने से मना करती है और उसे एक पेट की तरह रखना शुरू कर देती है। अब दोनों ही एक दूसरे का साथ को पसंद करने लगे थे। एक दिन फू उसे अपने बनाए हुए एक स्केटिंग से बाहर घुमाने भी ले जाता है। उसके पीछे पीछे वो पेंगुइन भी आती है। एक जगह दोनों बैठकर आराम करते हैं। तभी जिंग गौर करती है कि उसके नाक से खून आ रहा है, लेकिन वो इस बारे में फू को कुछ नहीं बताती। एक दिन जब वो दोनों किसी बात पर खूब हंस रहे होते हैं कि तभी फिर से जिंग की नाक से खून आने लगता है और इस बारी फू ये देख लेता है। वो उसे बताती है कि असल में विटामिन ई की कमी से हो रहा है। मुझे वेजिटेबल की जरूरत है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिन में मेरे दांत टूटने लगेंगे और फिर मेरे बाल झड़ने लग जाएंगे और धीरे धीरे मैं मर जाऊंगी। लेकिन तुम मेरे लिए परेशान मत हो, तुम्हें खुद के लिए जिंदा रहना है। वो पूरी रात फू जाकर बिता देता है, क्योंकि अब जिंग से वो प्यार करने लगा था। वो ऐसे तो उसे मरने नहीं दे सकता। जब अगली सुबह होती है तो वो जिंग को प्रपोज करता है, और वो भी बस एक इमेजिनेशन रिंग के साथ। वो उसे वादा करता है कि अगर उसके दांत टूट गए, अगर उसके बाल भी झड़ गए, तो तब भी वो उसके साथ रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो उसे मरने तो नहीं देगा। वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन शायद ऊपर वाले को मंजूर नहीं है, और इसीलिए तुम बार बार यहाँ पर लौट कर मत आया करो। अब तुम स्टेशन को सिर्फ ढूंढो, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी। लेकिन फू नहीं सुनता। वो बार बार वापस आता है, क्योंकि वो उसे अकेले नहीं छोड़ सकता। एक दिन वो जिंग को लेकर एक जगह पर जाता है जहाँ वो एक अच्छा समय बिताते हैं, पर फू कहता है कि अब मैं थक चुका हूँ ऐसे रोज रोज चलते चलते। शायद हम दोनों का यहीं पर मरना लिखा हुआ है। लेकिन वो कहती है कि मरना मेरी किस्मत में है, तुम्हारी नहीं। तुम्हें खुद के लिए चलना होगा। हमने इतने दिन साथ बिताए हैं, उसको एक अच्छी एंडिंग देनी है तुम्हें। इसलिए अगले दिन वो फिर से चलना शुरू कर देते हैं, और इस बार उनका सामना तूफान से होता है। वो पूरा बर्फ से जम चुका था, लेकिन फिर से खड़ा उठता है और आखिर में वो एक साइन के पास पहुंचता है जो असल में चाइनीज अरोरा रिसर्च सेंटर का था। तो दोस्तों फाइनली वो वहां पहुंच चुका था और वहां पहुंचकर वो बैठ जाता है। उसके अंदर ताकत नहीं थी कि वो चल सके। तभी कुछ लोग उसे देखकर फौरन बाहर आते हैं और फू बताता है कि उसका एक साथी कॉटेज में फंसा है, इसलिए वो लोग अपनी ट्रक से उसे लेने के लिए जाते हैं। लेकिन तभी वहां एक बहुत बड़ा एवलांच आता है। फू के सामने ही वो पूरा कॉटेज उस एवलांच में समा जाता है, जिसमें जिंग का भी बच पाना असंभव था। वो रोता है, चीखता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वो पूरी तरह से निराश हो जाता है और इसीलिए रोते हुए वहीं बेहोश हो जाता है। अब एक रात जब उसी रिसर्च में उसकी आंख खुलती है तो उसे अपने पास वही जिंग की बनाई हुई सर्वाइवल बुक मिलती है, जिसमें लिखा हुआ था कि असल में एवलांच से कैसे बचा जा सकता है। पढ़ते ही उसे ख्याल आता है कि जिंग इतनी आसानी से मरने वाली नहीं है, वो जरूर जिंदा होगी, और इसीलिए वो फौरन एक बाइक लेकर उसी कॉटेज के पास जाता है। उसकी खुशकिस्मती थी कि वहां उसे एक गड्ढा मिलता है जिसके अंदर जिंग लेटी हुई थी। उसने खुद को एवलांच से बचा लिया था दोस्तों। अब वो उसे सीने से लगा लेता है और खूब रोता है। तभी आसमान में हम अरोरा लाइट को भी देखते हैं, जिसे देखकर जिंग बहुत खुश होती है।
उसे कहती है कि मैंने तो कब की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन तुमने मुझे जीना सिखाया। अगर इंसान को जिंदगी में कुछ भी हासिल करना है तो उसके लिए उसके अंदर सबसे पहले तो मुसीबतों से लड़ने की ताकत होनी चाहिए। इसी के साथ ये कहानी का यही अंत हो जाता है। फू ने हिम्मत नहीं हारी, इसलिए उसकी जान बच पाई और साथ में उसका प्यार भी उसे मिल पाया। इसीलिए कुछ पाने के लिए हमेशा लड़ना होता है दोस्तों। वेल, आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो।